हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे किसी टॉपिक की जिसके बिना एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स अधूरी है। अगर ये नहीं आता तो कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। तो ऐसी क्या चीज है जो हर एक्सपेरिमेंट में काम आती है या हर एक्सपेरिमेंट में इसका उपयोग हो रहा है? ठीक है, तो चैप्टर का नाम है त्रुटियां या मापन में त्रुटि। ठीक है, हम एरर्स पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। एरर स्टार्ट करने वाले हैं। एरर्स क्या है, उनको समझेंगे, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, साइंस में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो क्या फायदा फिर पढ़ने का। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है ना। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो परफेक्टली कर पाए। ठीक है, परफेक्टली अगर आप एक्सपेरिमेंट को नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। कुछ रीडिंग के अंदर कमी रह जाती है, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन के अंदर कमी रह जाती है। तो उस कमी को हम कहते हैं एरर या फिर त्रुटि। ठीक है, उसको कहते हैं हम क्या, त्रुटि। और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यों पढ़ना है हमें त्रुटियां, क्यों पढ़ना है हमें त्रुटियां इसलिए पढ़ना है ताकि हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएं और उसमें जो त्रुटि आती है उसको हम मिनिमाइज कर पाएं या हटा पाएं। ठीक है, तो मापन में त्रुटियां या त्रुटियां हम अपना चैप्टर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रुटि समझ लेते हैं पहले। त्रुटि क्या होती है, त्रुटि का मतलब क्या होता है? त्रुटि का मतलब ऐसे आप समझते हो कि त्रुटि का मतलब होता है क्या, अगर मैं लिटरल भाषा में मतलब समझाना चाहूं आपको तो इसका मतलब होता है कि किसी में कमी पेशी, जो कमी पेशी होती है, ठीक है, कमी होती है, उसको हम त्रुटि कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में, भौतिकी की भाषा में अगर इसको मैं समझना चाहता हूं तो किस प्रकार से हम इसको समझेंगे? ठीक है, तो भौतिकी की भाषा में समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास है, सबसे पहले आता है वास्तविक मान। ये वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान क्या होता है ये? चलिए इसको एग्जांपल समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक रस्सी है, उस रस्सी की लंबाई को हमें मेजर करना है, उस रस्सी की लंबाई को हमें मापना है। ठीक है, मापन तो आप समझते ही हैं कि मापन किस प्रकार से होता है। ये रस्सी है, रस्सी की लंबाई को आपको मापना है। ठीक है, चलिए इस रस्सी की लंबाई को आप कैसे मापेंगे? आपके पास स्केल होगा, आप स्केल ले लेंगे। आप स्केल लेकर क्या कहेंगे कि आपने स्केल यहां पर रखा है इस प्रकार से और देखा है कि ये आपकी जो रस्सी की लंबाई है वो कुछ इस वाले इसके पॉइंट पर आकर रुक रही है। ठीक है, यहां पर आकर रुक रही है और आप देख सकते हो कि जितने सेंटीमीटर की, इतने मीटर की रस्सी होगी, आप यहां पर इसको बोल दोगे। ठीक है, आप बोल दोगे कि मान लीजिए कितना आया यहां पर आया मान लीजिए कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 भी थोड़ा अलग, 101 सेंटीमीटर की रस्सी आई, 101 सेंटीमीटर की रस्सी हमारे पास आई है। तो 101 सेंटीमीटर की रस्सी का मतलब क्या है? इस 101 सेंटीमीटर की रस्सी का मतलब क्या है? क्या आप बिल्कुल 100% श्योर होके बोल सकते हो कि 101 सेंटीमीटर ही होगा? क्या आप बिल्कुल श्योर होके बोल सकते हो कि 101 सेंटीमीटर ही होगा? बिल्कुल 100%, बिल्कुल अपनी जान की गवाही दे सकते हो कि आप, मतलब मैं अपनी शर्त लगा सकता हूं कि 101 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 101 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसका एकदम परफेक्ट मान पता करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एकदम परफेक्ट मान, इसका जो एकदम सही मान है वो पता करना हमारे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप देखिए, आप जैसे ही स्केल चेंज कर देंगे वैसे ही इसका मान बदल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला स्केल 101 सेंटीमीटर तक मेजर कर पा रहा था, कोई आप दूसरा स्केल ले लो जो कि 101.1 सेंटीमीटर तक कर पा रहा हो, उसके बाद आप और अच्छा स्केल ले लो तो 101.15 सेंटीमीटर तक कर पा रहा हो, और अच्छा स्केल ले लो तो 101.156 सेंटीमीटर तक कर पा रहा हो, मतलब 3 डिजिट तक कर पा रहा हो। ठीक है, तो ये इसकी जो लंबाई है, ये इसका वास्तविक मान पता करना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर वास्तविक मान पॉसिबल नहीं है हमारे लिए पता करना, तो फिर वास्तविक मान हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमें पता क्यों होना चाहिए वास्तविक मान? वास्तविक मान हमें इसलिए पता होना चाहिए ताकि हम त्रुटि निकाल पाए। त्रुटि कैसे निकालेंगे भाई? हम वास्तविक मान से त्रुटि कैसे निकालेंगे? वास्तविक मान से त्रुटि निकालने के लिए हमारे पास एक मान और होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मापित मान। ठीक है, मापित मान। तो ये अभी जो मैंने जितने भी वैल्यूज लिखे थे यहां पर, ये सारे कौन से थे? ये मापित मान थे, इनमें से कोई सा भी वास्तविक मान नहीं था। ठीक है, जो त्रुटि की परिभाषा हम देते हैं वो क्या देते हैं? त्रुटि की परिभाषा हम देते हैं वास्तविक मान माइनस मापित मान। ठीक है, ये आपकी त्रुटि की परिभाषा होती है, मापित मान, ये आपकी त्रुटि की परिभाषा होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख लो तो आपको समझ में आएगा। ये होता है एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मापित मतलब मेजर्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू।
ठीक है, आती है बात समझ में। एरर का मतलब क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ये आ गया है ना, इसको हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। त्रुटि क्या होती है, वास्तविक मान माइनस आपका मापित मान। अच्छा, अब ये हमने यहां पर समझा कि डेफिनेशन तो आपने देख ली। यहां पर हमने समझा कि मापित मान जो है उसको निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि मेरे पास अगर इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे पास हो, जैसे कि स्केल हो गया, स्केल भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो वजन नापने की मशीन है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे पास हो तो इसका मापित मान निकालना, किसी भी चीज का मापित मान निकालना, कोई भी मापित मान जो निकालना है वो निकालना कोई बड़ी बात। ठीक है, तो आओ आगे देखते हैं। अब पहले समझ लेते हैं कि त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, त्रुटि होता क्या, मतलब त्रुटि के प्रकार भी होते होंगे ना, जो चीज हम पढ़ते हैं उसके प्रकार होते हैं, तो सब चीजें एक बार देखते जाते हैं और देखते हैं त्रुटि क्या है, इनके प्रकार क्या है, कितने प्रकार की त्रुटियां हमें देखने को मिलती हैं। बेसिकली हमने जो त्रुटियां हैं इनको डिवाइड कर रखा है कुछ पार्ट में। क्या क्या पार्ट है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट कौन सा है और दूसरा पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है आपके पास कौन सा, क्रमबद्ध त्रुटि। अब मैं आपको समझाता जाऊंगा क्या क्या होती हैं, ठीक है, इनको हमने ऐसे बांटा हुआ है तो हम पढ़ेंगे भी सही। क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा होता है आपके पास यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि, ये दो तरह की त्रुटियां आपको देखने को मिलती हैं। क्या क्या होती है वैसा भी है, क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, और इसको कहते हैं हम रैंडम एरर। ठीक है, अच्छा, सिस्टमैटिक एरर या फिर क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? ऐसी कोई त्रुटि जो कि ऐसी त्रुटि हो जिसको हटाया जा सकता हो, मतलब सिंपल सी डेफिनेशन तो क्या है, जिसको हटाया जा सकता हो किसी तरीके से। इसको हम कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है, और यादृच्छिक त्रुटि वो होती है जिसको हटाया नहीं जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसी कोई त्रुटि जिसको हटाया नहीं जा सकता उसको हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि या फिर रैंडम एरर। एक एक करके समझते हैं दोनों को कि क्या क्या ये होते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि कब आती है, कब कैसे आती है, इसको हम समझते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटियां आपकी तब आती हैं जब आपका जो सिस्टम है, जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, उसके अंदर कोई ऐसा एरर रहा हो जिसको आप हटा सकते हो। अब ऐसे कौन से एरर्स होंगे, ऐसी कौन सी त्रुटियां होंगी जो कि आप हटा सके हैं, जो कि आप हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट खराब है और आपका जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ मिस्टेक आ रही है, मतलब एक फिक्स मिस्टेक आ रही है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो आप मेजर करने चाहते हो, वोल्ट मीटर आपके पास, आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो, वोल्टेज जो आप मेजर कर रहे हो वो वोल्टेज आपका गलत आ रहा है, मतलब कुछ रीडिंग इसकी गलत आ रही है और वही फिक्स अमाउंट रीडिंग का आ रहा है, मतलब 10 वोल्ट ज्यादा बता रहा है, हमेशा हमेशा 10 वोल्ट ज्यादा बता रहा है। तो क्या करो, जो आपकी रीडिंग आ रही है आपको पता है कि इसके अंदर एरर आ गया है, हमेशा 10 वोल्ट ज्यादा बता रहा है, ठीक, तो उस 10 वोल्ट को जो आपकी रीडिंग आ रही है उसके अंदर से माइनस कर दो, सीधी सीधी कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको हटा सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हो, आप नया वोल्ट मीटर लगा दो, ठीक है, उसको चेंज करो तो वो सही रीडिंग देने लगेगा। तो दोनों ही तरीके से आप इनको हटा सकते हो, दोनों तरीके से हम इसको हटा पाएंगे। तो ऐसी त्रुटि जिसको हम हटा सकते हैं उसको हम कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है शून्य त्रुटि, यानी कि जीरो एरर, जो कि मैंने आपको समझाया अभी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजर करना चाहते हो, वो इंस्ट्रूमेंट जब कुछ भी मेजर नहीं कर रहा है तब भी वो कुछ ना कुछ रीडिंग बता रहा है, मतलब वो ऑफ है, कोई मतलब उसमें कुछ नहीं दिखा रहा। आपका वो कोई स्केल है, स्केल को आप मेजर करते हो, या फिर आप वोल्ट मीटर का एग्जांपल ले लो, तो वोल्ट मीटर का जब जीरो दिखाना चाहिए तो जीरो की जगह पे वो 10 वोल्ट दिखा रहा है, तो मतलब 10 वोल्ट ज्यादा दिखा रहा है ना। तो आपकी जो रीडिंग आ रही है उसमें से आप 10 वोल्ट माइनस करो, तो आपको 30 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब सही रीडिंग क्या होगी, 20 वोल्ट। आपको 50 वोल्ट दिख रहा है, मतलब सही रीडिंग क्या होगी, 10 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल क्या है, वो है शून्य त्रुटि। ठीक है, अब हम आते हैं रैंडम एरर पे। ठीक है, रैंडम एरर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये शून्य तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं, सभी सभी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज आपको पता होनी चाहिए। रैंडम एरर हम देखते हैं, रैंडम एरर को हम कैसे निकालेंगे। रैंडम एरर या फिर क्या बोलते हैं, यादृच्छिक
यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है भाई साहब? यादृच्छिक त्रुटि का मतलब क्या होता है? यादृच्छिक त्रुटियां क्या होती है? रैंडम एरर क्या होता है? अब रैंडम एरर के समझने के लिए, रैंडम एरर को समझने के लिए हम समझते हैं पहले कि वास्तविक मान जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वो वास्तविक मान वास्तव में है क्या? ठीक है, एक चीज मैं आपको बोल चुका हूं कि ये जो वास्तविक मान है इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, मतलब इसको पता नहीं किया जा सकता। हमारे पास कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जिससे हम इस वास्तविक मान को पता कर सकते। ठीक है, ये बात परम सत्य है कि वास्तविक मान पता नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर वास्तविक मान पता नहीं किया जा सकता तो फिर क्या किया जाए वास्तविक मान से? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे त्रुटि की परिभाषा क्या है। त्रुटि की परिभाषा है वास्तविक मान माइनस मापित मान। ये हमारे पास इसकी परिभाषा है। ठीक है, अगर ये परिभाषा है हमारे पास तो हमें त्रुटि निकालने के लिए वास्तविक मान पता होना चाहिए, लेकिन हमने कहा वास्तविक मान तो पता किया ही नहीं जा सकता, है ना। इसकी ट्रू वैल्यू तो कभी पता की ही नहीं जा सकती। अगर ट्रू वैल्यू पता की नहीं जा सकती तो फिर कैसे किया जाए? त्रुटि निकाली ही कैसे जाए और निकाल ही कैसे पाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वास्तविक मान जो है हमारे पास है, हम इसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वास्तविक मान के सबसे नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे नजदीक पहुंचने का इसका प्रयास करते हैं। तो हम सबसे नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे पहुंचेगा सबसे नजदीक? ठीक है, सबसे वास्तविक मान के सबसे नजदीक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्रयोग। ठीक है, और इस प्रयोग के अंदर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर आपको किसी चीज की वैल्यू निकालनी है, किसी चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आप चाहते हो कि आपके पास बहुत ही ज्यादा परफेक्ट वैल्यू आए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको देखने को मिले, तो ये एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, ये एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करोगे। ठीक है, परफेक्शन का एक ही तरीका होता है, बार बार किसी चीज को करना। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट को बार बार करेंगे, और बार बार करेंगे तो कई बार इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास रीडिंग मिलेंगी कई सारी। ठीक है, मान लेते हैं हम प्रेक्षण 1 हमारे पास आया R1, ठीक है, प्रेक्षण 2 आया हमारे पास R2, फिर R3, फिर R4, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके हमारे पास Rn तक मैंने प्रेक्षण इसके ले लिए। ठीक है, Rn तक इसके मैंने प्रेक्षण ले लिए। ठीक है, अगर Rn तक मेरे पास इसके प्रेक्षण आ गए हैं, Rn तक इसके प्रेक्षण मेरे पास आ गए हैं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि इन सब का वैल्यू, इन सब का एडिशन कर दूं, कहां तक? Rn तक, और इसको मैं n से भाग कर दूं तो मुझे इसकी एक एवरेज वैल्यू मिलेगी। इसकी मुझे एक एवरेज वैल्यू मिलेगी, और ये जो एवरेज वैल्यू आएगी, ये जो बार बार आपने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, इससे जो आपका प्रिसीजन बढ़ा है, जो आपके पास एवरेज वैल्यू आएगी, ये जो एवरेज वैल्यू होगी ये वास्तविक मान के बहुत नजदीक होगी। ये वास्तविक मान के सबसे नजदीक होगी, मतलब R1 से कंपेयर कर लो, R2 से कंपेयर कर लो, सबसे कंपेयर कर लो, तो वास्तविक मान से के सबसे नजदीक की वैल्यू होगी, सबसे करीब ये वैल्यू आएगी, सबसे पास ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्या हम R एवरेज को ट्रू वैल्यू ले सकते हैं? तो हम हाँ, R एवरेज को ट्रू वैल्यू की तरह मानकर काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। R एवरेज को आपने ट्रू वैल्यू मान के काम कर लिया। ठीक है, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो अब तो आप सब चीजें कर सकते हो, एरर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो हम एरर निकालने का प्रयास करते हैं, है ना। किस प्रकार से हम निकालेंगे एरर? हमने प्रेक्षण लिया है ना, हमने प्रयोग किया है जिसमें हमने कितने प्रेक्षण लिए हैं? n प्रेक्षण लिए हैं, R1, R2, R3, R4, R5, Rn तक। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या रीडिंग थी, रीडिंग से कर लेते हैं, इसके साथ खेल लेते हैं थोड़ा सा। ये रीडिंग्स थी हमारे पास R1, R2, R3, R4, कहां तक? Rn तक।
ठीक है, आती है बात समझ में। अच्छा, अब मैं निकालना चाहता हूं कि R1 के अंदर मुझे पता चले कि कितना एरर है, कितनी त्रुटि है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है डेल्टा R1। इसको किस प्रकार शो करूंगा मैं? एरर को डेल्टा R1 से मैं इसको शो करूंगा। ठीक है, और डेल्टा R1 किसके बराबर होगा? डेल्टा R1 होगा आपका ट्रू वैल्यू यानी कि आर एवरेज, वास्तविक मान माइनस मापित मान। मापित मान क्या है? R1 के बराबर है। ठीक है, और ये देखो इसी तरह डेल्टा R2 किसके बराबर आएगा? आर एवरेज माइनस R2 के बराबर आएगा। ठीक है, डेल्टा R3 किसके बराबर आएगा? आर एवरेज माइनस R3 के बराबर आएगा। ठीक है, R4 किसके बराबर आएगा? डेल्टा R4 किसके बराबर आएगा? आर एवरेज माइनस R4 के बराबर आएगा। ठीक है, और ये किधर का आएगा आपका? डेल्टा Rn किसके बराबर आएगा? आर एवरेज माइनस Rn के बराबर ये आ जाए। ठीक है, आती बात समझ में? चलो इतना हो गया है ना, इतना कर लिया हमारे पास। हमारे पास क्या रीडिंग आ गई? हमारे पास अब रीडिंग आ गई है डेल्टा R1। ठीक है, त्रुटियों की। इसमें पहली त्रुटि आई डेल्टा R1, फिर डेल्टा R2, फिर डेल्टा R3। ठीक है, और ऐसे करते 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 कितना डेल्टा Rn तक आपके पास त्रुटि आ गई है। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके पास जो त्रुटि आई है इसका भी आपको बहुत ही अच्छा मान मिल जाए, नजदीक मान मिल जाए। जो सब त्रुटि आ रही है असल में जो त्रुटि है उसका मान आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप इसका भी एवरेज ले लोगे, इसका भी आप औसत ले लोगे। ठीक है, तो इसका औसत लेने का तरीका, फॉर्मूला जानते हैं आप। तो डेल्टा आर एवरेज किसके बराबर आएगा? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4, कहां तक? प्लस डेल्टा Rn तक अपॉन n। ठीक है, ये आपके पास डेल्टा आर एवरेज मिल गया है। ठीक है, ये जो आपका डेल्टा आर एवरेज आया है, ये जो आपका डेल्टा आर एवरेज आया है, इसको हम कुछ कहते हैं, इसका नाम होता है औसत परम त्रुटि। ठीक है, या फिर इंग्लिश में कहेंगे हम इसको मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, ये तो आया आपके पास डेल्टा आर एवरेज, इसको क्या बोलेंगे हम? या तो आप सिंपली इसको परम त्रुटि बोल सकते हैं, या फिर आप इसको मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी? किसकी? परम त्रुटि। परम त्रुटि, परम त्रुटि क्या होती है? आपने देखा कि आपका जो रीडिंग आई वो क्या आई? आपका जो अब जो रीडिंग आई, जो आप बिल्कुल लास्ट में अपना रिजल्ट लिखोगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लास्ट में आप अपना रिजल्ट लिखोगे, वो क्या रीडिंग होगी आपके पास? आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज, प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज। ठीक है, ये प्लस माइनस क्यों लिखा भाई? ये प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या है? प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि एरर पॉजिटिव है या नहीं नेगेटिव है। मुझे नहीं पता कि त्रुटि धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, ये चीज मुझे पता ही नहीं है, तो कैसे बता सकता हूं? मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता कि त्रुटि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, आती है बात समझ में आपको, है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे परम त्रुटि। ये जो आपके त्रुटि है, इसको हम क्या कहेंगे? परम त्रुटि। और ये प्लस माइनस हमने क्यों लगाया है? क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, चलो ये तो आपको समझ में आया प्रयोग से आपने कैसे निकाला। लेकिन आपको मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास वैल्यू है आर प्लस माइनस डेल्टा आर। ठीक है, या फिर आप तो आपके पास वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, प्लस बी लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आपके पास वैल्यू लिखी हुई है। तो ये डेल्टा बी क्या है? ये डेल्टा बी जो होता है, ये डेल्टा बी जो होता है, ये कई बार आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, ये अल्पतम अंक के बराबर भी होता है। ठीक है, कैसे होगा अल्पतम अंक के बराबर? अल्पतम का मतलब इसका क्या हुआ? लीस्ट काउंट। इसका मतलब क्या हुआ? लीस्ट काउंट। ठीक है, कितना हुआ ये? इसका मतलब क्या हुआ? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है? कि वो सबसे छोटा वैल्यू जो कि कोई स्केल मेजर कर सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। ठीक है, वो सबसे छोटा वैल्यू जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर एक स्केल का। ठीक है, ये एक स्केल है आपके पास। मीटर स्केल देखा होगा सबने, मीटर स्केल देखा होगा सबने। यहां से स्टार्ट करते हो आप 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर मैंने स्केल पर बना दिया है।
ठीक है। अच्छा, अब इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? इसका लीस्ट काउंट होगा जो कि सबसे छोटी वैल्यू ये मेजर कर सकता है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मेजर कर सकता है? ये 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर सबसे छोटा क्या मेजर कर सकता है? ये 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? जो आपका मीटर स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे मेजर करना है स्केल से कुछ मेजर करना है, तो मैक्सिमम एरर इसके अंदर क्या आ सकता है? मैक्सिमम एरर क्या आ सकता है उसके अंदर? तो वो उसका जो लीस्ट काउंट होगा वही उतना मैक्सिमम एरर उसके अंदर आ सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई स्केल है हमारे पास, ये स्केल है हमारे पास, ठीक है। इसकी रीडिंग यहाँ पर हमने किसी चीज को रखा है, यहाँ से हम उसको मेजर कर रहे हैं। कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर हमने रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट को, किसी चीज को मेजर कर रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ हमें मेजर करनी है, ठीक है। रस्सी वस्सी कोई भी है, एक डंडा है हमारे पास, छड़ी है जिसका हमें लेंथ मेजर करना है। अच्छा, और ये वाला जो वैल्यू है आपको ये मैं देता हूँ, ये है, ये इधर 6 है और ये 7, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास है ना, इस आपका मीटर स्केल है। तो आप देखोगे तो आपके पास देखोगे ये आपके पास हो गया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक पहुंच गए, 6.5 तक आप बिल्कुल परफेक्टली पहुंच गए, 6.5 सेंटीमीटर तक कोई दिक्कत आपके पास नहीं है, ठीक है। अब आपके 6.5 पास पहुंचने के बाद ये आपके पास 6.6 तक भी आप इस पे आराम से पहुंच गए हो, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछा जाए कि बताइए अब आपके पास जो एरर आ सकता, आपके जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी? मतलब 2-3 लोगों से पूछता हूँ, 2-3 लोगों को ले लेता हूँ और 2-3 लोगों से पूछता हूँ, ठीक है। तो बोलता है कि आपके पास 6.6 है, परफेक्टली 6.6 आ रहा है, ठीक है। उसको दिखा ऐसा, उसने बोल दिया, ठीक है। उसने बोला कि 6.6 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। बोला 6.7 आ रहा है, ठीक है। एक ने बोला कि 6.6 आ रहा है, एक बोला 6.6 आ रहा है, एक बोला 6.7 आ रहा है, ठीक है। तो कौन सही है इसके अंदर? कौन सही है? हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते क्योंकि आप परफेक्टली इसके अंदर नहीं देख पाएंगे परफेक्टली इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम एरर जो इसके अंदर आ सकता है वो इसके लीस्ट काउंट के बराबर हो सकता है। जो कम से कम वैल्यू ये मेजर कर सकता है वही इसका लीस्ट काउंट हो सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो अल्तम आंक है इसका, ठीक है, वो अल्तम अंक जो है वो इसका लीस्ट काउंट है, वही इसका मैक्सिमम एरर जो यहाँ पर जो आपके पास लिखा होता है रीडिंग में लिखा होता है वो इसका लीस्ट काउंट भी हो सकता है, ठीक है। लीस्ट काउंट भी हो सकता है, मतलब किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लीस्ट काउंट दिया हो और एरर आपको लिखने को बोलाओ तो वो ये इतना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आती है। अच्छा, हमने क्या देखा? भी हमने देखा परम त्रुटि। तो परम त्रुटि हमने देखा कि हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ना। अब आगे चलते हैं। परम त्रुटि हमने देखा अभी। R इज इक्वल्स टू रीडिंग आएगी इसकी, जो प्रेक्षण आएगा आपका वो क्या होगा? R प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे आपका R क्या है? आपकी R रीडिंग है और डेल्टा R क्या है? इसके अंदर जो एरर आ सकता है वो एरर इसके अंदर है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि एरर आपको पता है तो बताइए कि आपकी जो रीडिंग है इसकी रेंज क्या हो सकती है, ठीक है। आपकी जो वैल्यू है इसकी रेंज क्या हो सकती है ना। आपकी जो वैल्यू है आपकी रेंज क्या हो सकती है? जैसे कि आपको बोला गया कि 1 वोल्ट मीटर है आपके पास, है ना। 1 वोल्ट मीटर है आपके पास, वो कुछ रीडिंग आपको दिखा सकता है 10 प्लस माइनस 1 वोल्ट, 10 प्लस माइनस 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसकी रेंज जो है, एरर की जो रेंज है वो कितनी हो सकती है? मतलब आपके पास रीडिंग कहां से कहां तक आ सकती है? तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास रीडिंग 10 माइनस 1 वोल्ट से लेकर 10 प्लस 1 वोल्ट तक आ सकती है, ठीक है। तो 9 से 11 वोल्ट तक आपकी इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी चीज की आप रेंज बोलोगे तो रेंज क्या होगी? रीडिंग जो आ रही है माइनस डेल्टा आर से लेकर आर प्लस डेल्टा आर तक ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आती है बात समझ में आपको, है ना। इस तरह से आप इन चीजों को कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें। अच्छा, हमने कई और तरीके से भी डिफाइन कर रखा है एरर को। क्वेश्चन के अंदर हमें किसी भी तरह से एरर दिया रहेगा तो हमें परेशानी नहीं आनी चाहिए, तो हम समझ लेते हैं, है ना। दूसरी तरह का जो एरर आपको देते हैं वो होता है आपका रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं इसको हम? रिलेटिव एरर, ठीक है, या फिर आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। क्या कहते हैं इसको?
आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एरर आपेक्षिक कैसे दिखाएंगे, तो आप रिलेटिव एरर आपको ऐसे दिखाओगे, रिलेटिव एरर होता है जो किसी भी चीज के अंदर रिलेटिव एरर आ रहा है तो उसको आप डेल्टा आर बटे आर से दिखाओगे, जो उसकी रीडिंग आई है और इतना एरर आया है उसको कितना इसमें एरर क्या रहा है वो आपको ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। और होता है प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है आपका, ये होता है आपका डेल्टा आर बटे आर, ये आपका रिलेटिव एरर जो था उसको आप 100 से गुणा कर लो, ठीक है, तो आपका ये परसेंटेज एरर हो जाता है, ठीक है। आती है बात समझ, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, हमारे काम आती रहती है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ा जाए और चीजों को सीखा जाए, है ना। तो ये हमने एरर की बात करी, एरर कितने तरीके के होते हैं, है ना। कौन कौन से देखा हमने, एब्सोल्यूट एरर देखा, रिलेटिव एरर देखा और परसेंटेज एरर हमने देखा, ठीक है। ये सब हमने चर्चा हमने की। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े बहुत और आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं चीजों को, ठीक है। तो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, जेई मेन का ही क्वेश्चन कर लेते हैं ना। एक जेई मेन ने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा कि आपके पास एक क्लॉक है, ठीक है, एक आपके पास घड़ी है जो कि 100 ऑसिलेशन एक पेंडुलम के, ठीक है, 100 ऑसिलेशन मेजर करती है, ठीक है। अच्छा, मतलब इसका कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको 100 ऑसिलेशन मेजर करना है ना। तो मेजर करता है तो पहली बार में उसके जो ऑसिलेशंस आते हैं वो आते हैं 92 सेकंड में। 100 ऑसिलेशन कितने होते हैं, 92 सेकंड में पहले में, ठीक है। दूसरी बार में होते हैं इसके 91 सेकंड में, ठीक है। 100 ऑसिलेशन काउंट करता है, 91 सेकंड में हो गए। तीसरी बार काउंट करता है तो 95 सेकंड में पूरे होते हैं, ठीक है। और एक और रीडिंग चौथी लेता है तो 92 सेकंड में ये पूरे हो जाते हैं, 92 सेकंड में ये पूरे हो जाते हैं, है ना। 90 सेकंड, ये 90 सेकंड ले लो एक ना, 90 सेकंड में ये पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आ गई है ना। तो ये 4 वैल्यूज हैं, 4 रीडिंग ली और उसको पता चला कि ये रीडिंग आ रही है ना। और एक इंफॉर्मेशन और दी है कि जो लीस्ट काउंट है इसका, जो अल्पतमांक है वो 1 सेकंड का है, ठीक है। वो 1 सेकंड रीड कर सकता है कम से कम, ठीक है। आती है बात समझ में। अच्छा चलो, हमारे पास क्या मिला, हमें पता करना है कि इसका जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, मतलब इसके अंदर जो रीडिंग आ रही होगी, ठीक है, जो आपका ऑब्जर्वेशन लास्ट ऑब्जर्वेशन आएगा वो क्या आएगा। उसमें आपके पास ऑप्शंस थे, चलो कुछ ऑप्शन छोड़ते हैं हम, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो हम अपना मेथड यूज करते हैं, कैसे हम इसको करते हैं, कैसे हम इसको यूज करते हैं, उसको उसी को हम इसको लेकर चलते हैं ना। तो कैसे करेंगे, हम निकालेंगे पहले आर एवरेज। तो आर एवरेज क्या होगा, 92 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 90 और कितने हैं ये 4 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 और इधर गया 3 9 चौक 36 36, ठीक है। 368 बटे 4 यानी कितना हुआ 92 सेकंड, ठीक है। आर एवरेज का वैल्यू कितना आ गया 92 सेकंड, ठीक है। आर एवरेज का वैल्यू तो हमें मिल गया कि 92 सेकंड के बराबर आने वाला है, ठीक है। अब हमें चाहिए डेल्टा आर। अब डेल्टा आर निकालने के लिए यहां लिख लेता हूं मैं इधर ना। तो डेल्टा आर वन क्या होगा, क्योंकि मुझे आर एवरेज मिल गया है, तो डेल्टा आर वन कितना होगा 92 माइनस आर वन। आर वन की वैल्यू क्या है 92, ठीक है। डेल्टा आर टू क्या आएगा 92 माइनस आर टू, आर टू कितना है 91, है ना, इधर से लिख रहा हूं। और डेल्टा आर थ्री कितना है 95, यानी कि 95 92 माइनस 95। और डेल्टा आर फोर कितना है 92 माइनस 90, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप इसका लोगे एरर निकालोगे तो आप मॉड लोगे, क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव में हम लेते हैं, मतलब एरर को हमेशा ऐड करते हैं। बेसिकली बात ये है कि एरर को हमेशा ऐड करते हैं, एरर हमेशा ऐड होता है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। सब्ट्रैक्ट नहीं होता है तो डेल्टा आर वन कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। ये कितना होगा 1 और ये कितना होगा 3, वैसे -3 आएगा तो मॉड होगा तो 3 होता है, ठीक है। तो आपके पास 132 यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेल्टा आर निकालना चाहूँ, डेल्टा आर एवरेज निकालना चाहूँ तो वो कितना आएगा 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2/4, तो कितना होगा देखो, तो कितना हो जाएगा 3 4 5 6 बटे 4 3 बटे 2 1.5, ठीक है। डेल्टा आर एवरेज की हमारे पास आ गई, डेल्टा आर एवरेज की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास रीडिंग जो आएगी वो क्या हो जाएगी 92 प्लस माइनस 1.5, ठीक है 1.5। लेकिन हमें एक चीज और दी हुई है कि लीस्ट काउंट इसका 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड ही मेजर कर सकता है, 1.5 सेकंड मेजर नहीं कर पाएगा। मतलब ये 1 सेकंड के इसको लीस्ट काउंट बेसिकली नहीं बोलना चाहिए। लीस्ट काउंट नहीं, इसके जो इसके डिवीजन है वो इतना ही, मतलब घड़ी कैसे चलती है, घड़ी 1.5 सेकंड में रुकती हुई देखी है आपने कभी,
ठीक है, वो 1 सेकंड पर जाती है, फिर 2 सेकंड पर जाती है, फिर 3 सेकंड पर जाती है, तो ये 1.5 सेकंड ये मेजर नहीं कर पाएगी, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा 92 प्लस माइनस 2 सेकंड, और यही आंसर, यही इसका आंसर भी है ना। तो हमें इस प्रकार से सवाल अगर कोई देखने को मिलता है, रीडिंग आपको दी हुई है, आप इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीख। अब एरर्स में अगर आपको ऑपरेशंस करने हो, यानी कि प्लस माइनस करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, और जो आपका ये एरर होता है वो किस तरह से प्रोपेगेट करता है वो हम देखते हैं, मतलब चलता कैसे है ना, कैसे प्लस में कैसे होगा, माइनस में कैसे होगा, सब चीजें कैसे होंगी, लेते जाते हैं, क्वेश्चन समझते जाते हैं और एग्जाम्पल लेते जाते हैं इन पे बेस्ड, है ना। चलिए आइए तो हम देखते हैं पहले के इसका योग कैसे होगा, ठीक है, योग हम कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जर्वेशन है, दो प्रेक्षण है, ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी आपके पास दो प्रेक्षण है, बल्कि ए कॉमा बी लिखने से बेटर है कि हम लिखो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, और बी प्लस माइनस डेल्टा, ये दो प्रेक्षण आपके पास है ना, ये दो ऑब्जर्वेशन है, आपको इनको बोला गया है कि ऐड करें, आप इनको ऐड करेंगे, तो किस तरह से आप इनको ऐड करेंगे, तो इनको आप ऐड करेंगे इस प्रकार से, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, सिंपल सी चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधे से आप इसको ऐड कर सकते हो, आपने इनको ऐड करा, आपने एरर को ऐड करा। एग्जांपल लेना चाहो तो आपके पास मान लीजिए इस प्रकार से है, 2 प्लस माइनस 0.1 और 3 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, ये दो चीजें हैं, दो ऑब्जर्वेशन, इनको आपको ऐड करने के लिए बोला जाए तो सीधे सीधे आप इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 2 5, ठीक है, प्लस माइनस 0.3, ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा, आप सबट्रैक्ट करने को बोला जाए, अगर आपको बोला जाए कि इनको माइनस करो, सबट्रैक्ट करो, तो सबट्रैक्ट किस प्रकार से करोगे, कर सकते हो, आपको उसको भी कर सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो आपको सिखाता हुआ चल रहा हूं मैं, है ना, क्वेश्चंस के अंदर आपके काम आती रहेंगी। सबट्रैक्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे, आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, माइनस करने को आपको बोला गया, तो माइनस करने के लिए आप कैसे बोलोगे, आप लिखोगे कि आपके पास रिजल्ट आएगा सी प्लस माइनस डेल्टा सी, और ये सी प्लस माइनस डेल्टा सी किसके बराबर होगा, ए माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एरर हमेशा ऐड होता है, एरर हमेशा ऐड होता है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है, एरर हमेशा ऐड होता है, ठीक है, एरर हमेशा ही ऐड होता है, त्रुटि हमेशा ही जुड़ती है, तो a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको एरर हमेशा ऐड करना है, ठीक है। चलिए और आगे चलें, योग कर लिया हमने, सबट्रैक्ट कर लिया हमने, और क्या करें हम, मल्टीप्लिकेशन देख लें, अगर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे भाई, अगर हम मान लीजिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, आपके पास है y इज इक्वल्स टू ए बी, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी, इसको आपको चाहिए कि इसके अंदर कितना एरर आने वाला है, तो ऐसे सवालों के लिए आप क्या करो, आप दोनों तरफ इसमें लॉग ले लो, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, आपके पास क्या बन जाएगा, ln y इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln b, ठीक है। अब आप इनको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो आप क्या लिखोगे, dy बटे y इज इक्वल्स टू dA बटे a प्लस dB बटे b, ठीक है। तो आपके पास dy की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, dy की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी dA बटे a प्लस dB बटे b इंटू y, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप आंसर लिखोगे तो इस प्रकार से लिखोगे, y प्लस माइनस डेल्टा y, या dy जहां पर लिखा है इसको हम डेल्टा y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम डेल्टा y कर सकते हैं यहाँ पे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। या इसी प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ, डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल्स टू, इस तरह से आप इसको याद करें। इसके ऊपर एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, बस वैल्यू ले लेते हैं, a और b जो हमने लिया था ना, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, तो हमारा एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू a का वैल्यू आपको दिया है, a आपको दिया है 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और b आपको दिया है 1 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। जनरल एक वैल्यू लिया हमने समझने के लिए कि क्या हो रहा है आखिरकार इसके अंदर,
है ना। तो y का आपको निकालना है, डेल्टा y कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट आपने किया था तो आपके पास आया था डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, अच्छा तो डेल्टा y अपॉन y क्या आया, डेल्टा y अपॉन y क्या आएगा आपके पास, कहाँ है भाई साहब, अच्छा तो निकालना है। तो डेल्टा y अपॉन y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू थी a इंटू बी, तो दिस इज a इंटू बी, 2 इंटू 1 ये है 3। ठीक है, अच्छा और डेल्टा a क्या आएगा आपके पास, डेल्टा a आपके पास 2 है अपॉन सॉरी डेल्टा a आपके पास 0.2 अपॉन 2 प्लस 0.1 अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका डेल्टा y क्या मिल जाएगा, देखिए जरा, तो डेल्टा y जो होगा वो क्या होगा, 0.2 by 2 is 0.1, 0.1 plus 0.1 0.2, 0.2 into 3 0.6 के बराबर ये डेल्टा y आपको मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपके पास 3 प्लस माइनस 0.6। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आती बात समझ में, ठीक है, चलो तो अगर नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास डिवीजन में दिया हुआ है, कोई वैल्यू आपके पास डिवीजन में है, तो डिवीजन में किस प्रकार से एरर निकालेंगे उसको हम देखते हैं। y इज इक्वल टू a बाय b देखते हैं। ठीक है, फिर वही क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग ले लोगे, ln y इज इक्वल टू ln a अपॉन b। ठीक है, तो ln y किसके बराबर आएगा, ln a माइनस ln b के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, आसान है, यहाँ तक चीजें। डिफरेंशिएट आप करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, अब एक चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है कि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, प्लस में ही मिलेगा। ठीक है, जब एरर के फॉर्म में आप आ जाओगे तो आप प्लस कर दोगे उसको और एरर को हमेशा ऐड करोगे। ठीक है, आती बात समझ में, है ना। तो इसमें भी अगर एग्जांपल हम लें तो a बटे b की वैल्यू वही ले लेते हैं जो हमने ली थी। तो आप देखोगे क्या आएगा, a क्या लिया था हमने 2 प्लस माइनस 0.2 और b क्या लिया था हमने 1 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, अच्छा तो निकालो जरा y की वैल्यू निकाल लो पहले। तो y की वैल्यू क्या है, a बाई बी, तो 2 बाई 1 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, हमें डेल्टा y चाहिए, तो डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, तो देखें जरा कितनी वैल्यू आएगी आपकी, डेल्टा y कितना है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, डेल्टा y तो निकालना है, और y कितना है नीचे 2, डेल्टा a कितना है आपके पास 0.2 अपॉन 2 प्लस 0.1 अपॉन 1। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर भी चाहे डिवीजन हो चाहे कुछ हो, यहाँ पर प्लस ही आएगा, है ना। तो ये वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके थे, तो 0.1 इंटू 2 सॉरी 0.1 0.1 0.2 ये 0.4 के बराबर आ जाए। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, आपका आंसर होगा 2 प्लस माइनस 0.4। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, है ना। अच्छा, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको जो y दिया है, जो आपके पास y है वो कुछ इस प्रकार से है, y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू बी क्यूब। ठीक है, मतलब पावर्स में है चीजें आपके पास। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको फिर से दोनों तरफ लॉग लेना है। अगर इसका लॉग लेते हो आप तो क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, तो यहां से ln y क्या मिलेगा, ln a स्क्वायर प्लस ln बी क्यूब। तो ln y क्या मिलेगा 2 ln a प्लस 3 ln b। ये कर सकते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करें इसको आप, तो आपको मिलेगा dy अपॉन y इज इक्वल्स टू 2 dA अपॉन a प्लस 3 dB अपॉन b। ठीक है, मतलब जो एरर आपके पास आ रहा था उसको आपको सिर्फ और सिर्फ पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेल्टा y अपॉन y कितना है आपके पास, 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, इसको जनरलाइज अगर कर लें, जनरल फॉर्म में बोलें इसको, मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू थी y इज इक्वल्स टू a की पावर n b की पावर m। ठीक है, आगे भी कुछ भी हो सकता है, c की पावर कुछ भी आप चढ़ा दो, r चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, कोई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या हम नीचे ले लेते हैं c की पावर n m l, इसको ले लो l, c की पावर l। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो हम क्या लिखेंगे, एरर क्या लिखेंगे इसके लिए, dy अपॉन y या डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल्स टू डेल्टा n सॉरी n इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस m इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस l डेल्टा c अपॉन। आती बात समझ में, इसको इस प्रकार से लिख के खत्म करेंगे, है ना। ये कहानी आप कर देना, ये आप इस प्रकार से आप एरर निकाल सकते हो सबके अंदर, है ना। चलिए इसको नोट डाउन करें, फिर हम इसको एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आज हमने जो देखा है,
ठीक है, इसके ऊपर और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और बाकी आगे इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, लीस्ट काउंट, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।